हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना इसमें टॉपिक चल रहा था, वो अपन टॉपिक चल रहे थे वाक्य, यानी अपना सेंटेंस वाला वाक्य वाला टॉपिक चल रहा था। अपना टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे इसमें रचना व बनावट के आधार पर, रचना व बनावट के, रचना व बनावट के आधार पर, के आधार पर वाक्य के, आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना व बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। देखो, तीन भेद अपन पढ़ रहे थे इसमें कि रचना व बनावट के आधार पर यदि वाक्य के भेद पूछे तो भैया रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। देखो, तीन कौन कौन से होते हैं। एक नंबर पे आता आपका सरल या संयुक्त वाक्य, सरल व साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दो नंबर पे आता है भैया, दो नंबर पे आएगा अपना मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। और भैया थर्ड नंबर पे आता है, वो थर्ड नंबर पे आता आपका संयुक्त वाक्य। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? संयुक्त वाक्य। अब अपन पिछली क्लास में ये टॉपिक चल रहा था, यही वाला चल रहा था अपना कि अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वाक्य। तो सबसे पहले अपन वाक्य की परिभाषा पढ़े कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़े थे कि अपने वाक्य के अगर अंग पूछे तो भैया हिंदी में वाक्य के दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य जिसका दूसरा नाम है कर्ता और दूसरा है विधेय। अब क्वेश्चन पूछता उद्देश्य किसे कहते हैं? तो उद्देश्य है कि वाक्य में कार्य करने वाले या कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाले या कर्ता को ही क्या कहते हैं? अपन उद्देश्य कहते हैं। यानी क्वेश्चन है वाक्य में कार्य करने वाले या कर्ता को ही अपन क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। विधेय किसे कहते हैं? कि वाक्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, सॉरी, कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे अपना उदाहरण आ गया, मान लो अपना उदाहरण है जैसे मोहन खाना पकाता है। क्या आ गया अपना उदाहरण? मोहन खाना, मोहन खाना पकाता है, मोहन खाना पकाता है। अब भैया काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन तो अपना क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब मोहन के बारे में बोल रहे अपन, वो मोहन क्या करता है? खाना पकाता है। तो भैया ये विधेय, ये आपका ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ये क्या हो गया? विधेय। तो कहने का मतलब है वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला तो आपका उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय होता है। ठीक है। इसमें फिर अपन पढ़े थे वाक्य के तीन भेद पढ़े, जिसमें अपन एक नंबर पे पढ़े थे सरल और साधारण वाक्य। सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है? विधेय होता है, उसको अपन सरल और साधारण वाक्य कहते हैं, जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे पढ़ रहे थे कि मिश्र या मिश्रित वाक्य। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ रहे थे अपन? मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो दूसरे नंबर पे चल रहा था अपना मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा होगी जहां वाक्य में, जहां वाक्य में, जहां वाक्य में एक, वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जहां वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, जहां वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तथा 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 एक आश्रित उपवाक्य होता है, तथा एक आश्रित आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, उसे उसे मिश्र या उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखो मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं जहां वाक्य में एक तो क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है। वाक्य में एक तो क्या होता है? एक तो प्रधान उपवाक्य
ठीक है, और दूसरा होता है वो आपका होता है आश्रित उपवाक्य होता है, उसे अपन मिश्र और मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके बाद इसी में अपन पढ़े थे उपवाक्य के, किसके भैया, उपवाक्य के, उपवाक्य के, उपवाक्य के दो भेद होते हैं, उपवाक्य के दो भेद होते हैं। किसके दो भेद होते हैं, उपवाक्य के। देखो उपवाक्य के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, एक तो कौन सा होता है, प्रधान उपवाक्य, एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है भैया वो आपका दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य। यानी कहने का मतलब है उपवाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब अपन प्रधान उपवाक्य पढ़े थे कि जिस उपवाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, वो तो प्रधान उपवाक्य होता है। लेकिन आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसको अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो देखो अपन इसमें सेकंड नंबर पे पहला प्रधान उपवाक्य हो गया, अभी इसमें पढ़ेंगे अपन सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य में पढ़ना है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कौन सा उपवाक्य कहते हैं, उसको अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है आश्रित उपवाक्य के, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। एक नंबर पे है संज्ञा आश्रित, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य की तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह, की तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। भैया कहने का मतलब यह है कि जो उपवाक्य या तो की से प्रारंभ होगा, किससे प्रारंभ होगा, की से, या फिर किससे होगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होता है, उसे अपन संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे इसमें अपन बात करते हैं, इसका उदाहरण आएगा, जैसे आपका उदाहरण है श्री राम ने कहा, श्री राम ने कहा दया ही, श्री राम ने कहा दया ही धर्म है, श्री राम ने कहा दया ही क्या है, धर्म है। तो भैया ये आपका वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ हो रहा है।
जैसे आपका दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण आ गया, गांधी जी ने गांधी जी ने गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसा ही अहिंसा ही परम अहिंसा ही परम आधार है। अहिंसा ही परम आधार है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा ही परम आधार है। ठीक है। जैसे अगर अपन क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अगर ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहां भी अपन दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है या तो आपका वाक्य की से प्रारंभ होता है या दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होता है, तो वहां आपका कौन सा होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। आगे देखो, सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखो, विशेषण आश्रित उपवाक्य की बात करें तो इसकी परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान की बात करते हैं अपन सबसे पहले। देखो, इसकी पहचान है, इनकी पहचान है वाक्य में जो सो जो वह जिसका उसका जिसका उसका जिसकी उसकी जिसकी उसकी जैसी वैसी जैसी वैसी जैसी वैसी जहां वहां। ठीक है। जिसका उसका जिसकी उसकी जैसी वैसी। जैसे इसका उदाहरण आ गया आपका, जैसे आपका इसमें उदाहरण आ गया, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। तो यहां पर अपना कहने का मतलब है वाक्य जो से प्रारंभ हो रहा है। कहने का मतलब है वाक्य में अगर जो सो आ गया, जिसका उसका आ गया, जिसकी उसकी आ गई, जैसी वैसी आ गई, जहां वहां आ गया। ठीक है। तो वहां आपका कौन सा होगा? आगे देखते हैं इसी में अपन। जैसे इसका एक उदाहरण है आपका, जैसे आपका इसी में उदाहरण आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके बाद आपका आ गया जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहने का मतलब है अगर वाक्य इनसे प्रारंभ हो रहा है तो उसको अपन विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कौन सा उपवाक्य कहते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण। कौन सा आता है? क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य यानी कहने का मतलब है वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्य को, अगर कोई वाक्य क्रिया की विशेषता बता रहा है तो उसको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, जो वाक्य क्रिया की विशेषता बताता है, जो वाक्य क्रिया की विशेषता, जो वाक्य क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण, उसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब इसकी पढ़ेंगे अपन पहचान। देखो इसकी पहचान है वाक्य में जब तब वाक्य जहां वहां जिधर उधर ज्यों त्यों ज्यों ही यदि यद्यपि आदि से प्रारंभ होता है, आदि से प्रारंभ होता है, आदि से प्रारंभ होता है। देखो कहने का मतलब है क्रिया विशेषण व आश्रित उपवाक्य हैं कि जो वाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि वाक्य या तो किससे प्रारंभ होगा, जब तब से होगा, ज्यों त्यों, जहां वहां, ज्यों ही, जिधर उधर, यदि यद्यपि आदि से प्रारंभ होता है। जैसे अपना उदाहरण आ गया, जैसे आपका उदाहरण आ गया इसमें उदाहरण आ गया, जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं, तब मेंढक बोलते हैं। जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं जहां चाहा वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। जैसे अपन बोलते हैं जिधर देखो, जैसे अपन बोलते हैं जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देखो जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं, जहां चाहा वहां रहा, जिधर देखो उधर ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब वर्षा होगी तभी क्या बोलेंगे, मेंढक बोलते हैं। इसी के बाद जैसे आपका उदाहरण आ गया, यदि वह मेहनत करेगा, यदि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यदि वो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा।
यदि वह मेहनत करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका वाक्य जब तब जहां वहां जिधर उधर यदि यद्यपि, ठीक है, इनसे प्रारंभ हो रहा है तो उसको अपन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 3 प्रकार पढ़े, जिससे सबसे पहले अपन सरल और साधारण वाक्य पढ़े, दूसरा मिश्र और मिश्रित वाक्य, जो मिश्र और मिश्रित वाक्य में 2 उपवाक्य पढ़े, एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा कौन सा, आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य में पढ़े अपन कि जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसको अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फिर अपन आश्रित उपवाक्य के 3 भेद पढ़े, पहला संज्ञा आश्रित, दूसरा विशेषण आश्रित, तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित। अब अपन पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। देखो 3rd नंबर पे पढ़ेंगे, इसी में अपन तीसरा प्रकार, इसी का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसी में तीसरा प्रकार पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है जहां जहां दो अलग अलग उपवाक्यों को, जहां दो अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा, जहां दो अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा, अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा, किसी योजक शब्द द्वारा, किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। 2 अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं योजक शब्द की। देखो इसमें अपन बात करते हैं योजक शब्द। योजक शब्द किसकी बात करते हैं, योजक शब्द की। देखो योजक शब्द कौन कौन से हैं अपने, योजक शब्दों की बात करें तो जैसे आपका आ गया और, आपका आ गया या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, इसलिए, वह, इसलिए, वह, आदि। देखो इसकी बात करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं अपन इसमें। इसका उदाहरण है, जैसे आपका उदाहरण आ गया, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है तथा सीता लिखती है। तथा, मोहन पढ़ता है तथा सीता लिखती है। सीता लिखती है। मोहन पढ़ता है तथा सीता लिखती है। आप आओगे, आप आओगे, या मोहन आएगा। मोहन आएगा। आप आओगे या मोहन आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका, वह बूढ़ा है, वह बूढ़ा है, वह बूढ़ा है इसलिए, वह बूढ़ा है इसलिए चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। वह बूढ़ा है इसलिए चल नहीं सकता। मोहन जयपुर जाएगा। मोहन जयपुर
मोहन जयपुर जाएगा, जाएगा किंतु, किंतु रुकेगा नहीं। मोहन जयपुर जाएगा किंतु रुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब है अगर आपके वाक्य में बीच बीच में योजक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? योजक शब्दों का, कि दो अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अपन योजक शब्दों की बात करें तो जैसे आपका और आ गया, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, इसलिए, वह आदि, ये शब्द आपके योजक शब्द कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर दो अलग अलग वाक्यों के बीच में इनमें से कोई सा भी शब्द आ गया तो वो आपके कौन सा वाक्य होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जैसे आपका मोहन पढ़ता है तथा सीता लिखती है, तो इसमें पहला वाक्य तो हो गया मोहन का पढ़ने का और दूसरा हो गया सीता का लिखने का। इसके बाद है आप आओगे या मोहन आएगा, तो यह आ गया आपका योजक शब्द आ रहा है, इसमें ये योजक शब्द आ रहा है, इसमें आपका किंतु योजक शब्द आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि दो अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, उसे अपन कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये तीन प्रकार तो अपन पढ़े थे, वो पढ़े थे रचना और बनावट के आधार पर। अब अपन बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखो सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे अपन, सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 8 भेद होते हैं। देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़ेंगे अपन एक एक को। कौन कौन से होते हैं 8 भेद? देखो अपने 8 भेद होते हैं भैया। एक नंबर पे आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, या इसी को विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। विधानार्थक, विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। 2 नंबर पे आता है भैया निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, 2 नंबर पे आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद 3 नंबर पे पढ़ेंगे भैया संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। भैया 4 नंबर पे आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद 5 नंबर पे आता है वो भैया आपका आता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद 6 नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है संदेहवाचक वाक्य। 6 नंबर पे आता है संदेहवाचक वाक्य। फिर आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। और लास्ट 8 नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये थे अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए भैया? 8। देखो 8 भेद को अर्थ के आधार पर किसके भेद पढ़ रहे हैं? वाक्य के, जो कितने होते हैं? 8। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा इच्छावाचक, 5वां आता है प्रश्नवाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक, आज्ञावाचक और आपका विस्मयादिबोधक वाक्य।
देखो सबसे पहले अपन एक नंबर पे बात करते हैं, वो आज वो अपन बात करेंगे विधानवाचक वाक्य। एक नंबर पे आता आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। देखो इसकी परिभाषा है, जहां वाक्य में वाक्य में कार्य होने का, जहां वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, जहां वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, कार्य होने का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कार्य होने का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, जहां वाक्य में कार्य होने का क्या होता है, बोध होता है, यानी कहने का मतलब अगर कोई भी कार्य होने का बोध हो रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब कार्य होने का बोध का मतलब यह है, कहने का मतलब है, इसी में अपन आगे पढ़ेंगे, यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य होता है। सरल या साधारण वाक्य होता है। कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है, वो सरल और साधारण वाक्य होता है। जैसे अगर इसकी बात करें अपन, तो जैसे इसमें अपना उदाहरण आ गया, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। अपना उदाहरण आ रहा है, सीता पत्र लिखती है। ठीक है, सीता पत्र लिखती है। बालक खाना पका रहे हैं। बालक खाना पका रहे हैं। बालक खाना पका रहे हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। बालिका कहानी लिखती है। बालिका कहानी लिखती है। बालिका कहानी लिखती है। बालिका क्या करती है, कहानी लिखती है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि जहां वाक्य में कार्य होने का, क्या होने का, कार्य होने का बोध होता है, उन्हें अपन विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वाक्य में कोई भी कार्य हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ कार्य क्या हो रहा है, सीता पत्र लिखती है, तो भैया सीता का काम क्या है, पत्र लिखने का। बालक खाना पका रहे हैं, तो बालक का क्या काम है, खाना पकाने का। बालिका कहानी लिखती है, क्या काम कर रही है, लिखने का। यहाँ क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। तो कहने का मतलब है कि जहां वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में अपने को एक लाइन और याद रखनी है कि ये वाक्य सकारात्मक होता है। कैसा होता है, सकारात्मक होता है। ये वाक्य सकारात्मक होता है, क्योंकि जो अगला अपन निषेधवाचक वाक्य पढ़ेंगे, भैया निषेधवाचक वाक्य तो नकारात्मक वाक्य होता है, लेकिन आपका विधानवाचक वाक्य है वो आपका सकारात्मक वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है आपका, सकारात्मक वाक्य होता है। देखो इसमें अगर अपन बात करें सेकंड नंबर पे, तो भैया अपना सेकंड नंबर पे आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य सेकंड नंबर पे आता है निषेधवाचक वाक्य। तो देखो निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है, जहां वाक्य में कार्य होने का, जहां वाक्य में कार्य होने का बोध नहीं होता है। जहां वाक्य में कार्य होने का बोध
नहीं होता है, बोध नहीं होता है, कार्य होने का बोध नहीं होता है, उन्हें उन्हें निषेधवाचक उन्हें निषेधवाचक उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है, इस वाक्य में नकारात्मक इस वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नहीं, ना, नहीं, नहीं, नहीं तो, नहीं तो, मत, रहने दो, रहने दो, बस करो, बस करो आदि। बस करो आदि। यानी कहने का मतलब है कि जहां वाक्य में कार्य होने का क्या नहीं होता है? बोध नहीं होता है। कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य होने का बोध नहीं हो रहा है, उसे अपन निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब निषेधवाचक वाक्य होता है जहां पर वह निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका नहीं आ गया, ना आ गया, नहीं नहीं आ गया, नहीं तो आ गया, मत आ गया, रहने दो आ गया, बस करो आ गया, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अपना उदाहरण आता है इसमें, जैसे इसमें आपका उदाहरण आता है, जैसे आपका उदाहरण आ गया, वहां आप वहां नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, आप वहां नहीं जा सकते हो। इसके बाद जैसे इसमें अपना अगला उदाहरण पढ़ते हैं, बस करो। अगला उदाहरण आता है, बस करो बहुत हो गया, बस करो बहुत हो गया, बस करो बहुत हो गया। इसके बाद उदाहरण आ गया, आप तो रहने दो, आप तो रहने दो। क्या बोलते हैं अपन? आप तो रहने दो। यानी अपन निषेध हो रहा है, मना करने का बोध हो रहा है। इसी के बाद जैसे अपन बोलते हैं, आप उनके साथ, आप उनके साथ, आप उनके साथ मत जाइए, आप उनके साथ मत जाइए। तो ये मत शब्द आ रहा है आपका निषेधवाचक शब्द है, मत जाइए, आप उनके साथ मत जाइए। मत का मतलब है मना करने का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? मना करने का बोध हो रहा है। आप उनके साथ मत जाइए। तो कहने का मतलब है आपका ये मत शब्द है वो भी आपका नकारात्मक या निषेधवाचक शब्द है। तो ये याद रखना है कि जहां भी वाक्य में कार्य होने का बोध होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, तो वो तो आपका विधानवाचक वाक्य होता है। लेकिन जहाँ कार्य होने का बोध नहीं होता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, वो आपका निषेधवाचक वाक्य होता है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे। कितने नंबर पे बात करते हैं अपन? थर्ड नंबर पे। देखो थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन, वो आपका थर्ड नंबर पे आता है संकेतवाचक वाक्य। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। देखो संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य या इसी का दूसरा नाम है हेतुवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य या इसी का दूसरा नाम है, वो है हेतुवाचक। हेतुवाचक, संकेतवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य।
हेतुवाचक वाक्य। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। जहां वाक्य में जहां वाक्य में जहां वाक्य में दो क्रियाएं होती है, जहां वाक्य में दो क्रियाएं होती है, जहां वाक्य में दो क्रिया होती है, जहां वाक्य में दो क्रिया होती है और दो क्रिया होती है और दूसरी क्रिया दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर 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 और दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, उसे आश्रित होती है, उसे संकेतवाचक उसे संकेतवाचक उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो थर्ड नंबर पे क्या है, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा है। संकेतवाचक वाक्य हेतुवाचक वाक्य, जहां वाक्य में दो क्रियाएं होती है और दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया आश्रित होती है। जहां वाक्य में दो क्रियाएं होती है और दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो संकेतवाचक वाक्य की यदि अपन पहचान की बात करें, इसकी यदि अपन पहचान पूछे संकेतवाचक वाक्य की, क्या पढ़ेंगे? इसकी पहचान। इसकी क्या पढ़ेंगे अपन? पहचान। तो भैया अगर इसकी पहचान की बात करें तो भैया इसकी पहचान है वाक्य में इसकी पहचान है वाक्य में शर्त का बोध होता है, वाक्य में शर्त का बोध होता है, वाक्य में शर्त का बोध होता है तथा शर्त का बोध होता है तथा वाक्य यदि से प्रारंभ होता है, वाक्य यदि से प्रारंभ होता है। वाक्य किससे प्रारंभ होता है? यदि से प्रारंभ होता है तथा दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर 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 आश्रित होती है, दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है। दूसरी क्रिया किस पर आश्रित होती है? प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, उसे अपन संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे आपके इसके उदाहरण आते हैं, जैसे इसके उदाहरण आते हैं, यदि मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता, मेहनत करता तो सफल हो जाता। अब देखो इसमें पहली क्रिया है मेहनत करना और दूसरी क्रिया है सफल होना। अब सफल कब होगा? दूसरी क्रिया किस पर आश्रित है? पहली क्रिया पर। सफल कब होगा? जब वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। सफल कब होगा? जब वो मेहनत करेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि वह मेहनत करता या यदि मोहन मेहनत करता तो क्या हो जाता? सफल हो जाता। दूसरा उदाहरण है, यदि समय पर वर्षा होती, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
सफल हो जाता। यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब फसल अच्छी कब होती? यदि समय पर क्या होती? वर्षा होती। तो कहने का मतलब है दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर क्या होती है? आश्रित होती है। तो ये था आपका संकेतवाचक वाक्य। देखो आज इसमें अपन सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े कि रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे अपन, वो तीन। पहला पढ़े थे सरल और साधारण वाक्य। पहला सबसे पहला कौन सा पढ़े थे अपन? सरल या साधारण वाक्य। तो सरल और साधारण वाक्य में क्या पढ़े अपन? कि जहां वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसको सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। सीता पढ़ती है, मोहन जयपुर जाता है, बालक विद्यालय जाते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, उसे सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। बस में सब कुछ अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद मिश्र और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, उसको मिश्र और मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य और दूसरा कौन सा? आश्रित उपवाक्य होता है, उसी को अपन मिश्र और मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं संयुक्त वाक्य। भैया संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो अपन संयुक्त वाक्यों की अगर बात करें तो अपन संयुक्त वाक्य की बात करते हैं कि दो अलग अलग उपवाक्यों को अगर अपन किसी योजक शब्द द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। या मिश्र और मिश्रित वाक्य में बात करें तो अपने उपवाक्य के दो प्रकार पढ़े, एक तो प्रधान उपवाक्य, एक अपना आश्रित उपवाक्य। देखो आगे पढ़े अपन इसमें, एक तो अपन पढ़े प्रधान उपवाक्य और दूसरा कौन सा पढ़े? आश्रित उपवाक्य। देखो जहां वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है, उसको मिश्र और मिश्रित वाक्य कहते हैं। उपवाक्यों की बात करें तो दो भेद होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा कौन सा? आश्रित उपवाक्य। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आश्रित उपवाक्य। दो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य को आश्रित होता है, उसे अपन आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, पहला संज्ञा आश्रित, जो या तो की से प्रारंभ होता है या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रारंभ होता है। फिर अपन इसमें पढ़े दूसरा, अपन जैसे इसमें उदाहरण पढ़े अपन, श्री राम ने कहा कि दया ही धर्म है, गांधी जी ने कहा कि हिंसा ही परम आधार है। फिर इसमें पढ़े अपन विशेषण आश्रित उपवाक्य की, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वाक्यों को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य में पढ़े अपन जो सो, जिसका, उसका, जो वह, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो आदि शब्द आते हैं। इसके बाद अपन पढ़े जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये वाक्य था आपका। इसके बाद अपन पढ़े क्रिया विशेषण की, क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्यों को क्रिया विशेषण कहते हैं कि ये आपके जब तब, जो त्यों, जहां वहां, जो ही, जिधर उधर, यदि, यद्यपि आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे जब वर्षा होती है तब मेंढक बोलते हैं, जब और तब आ रहा है, जहां वहां आ गया आपका, ठीक है, जिधर आपका उधर आ गया, ठीक है, जिधर और उधर आ गया आपका, जैसे यदि से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन ये पढ़ चुके थे। संयुक्त वाक्य है कि जहां दो अलग अलग उपवाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ अपन योजक शब्दों की यदि अपन बात करें तो भैया अपने योजक शब्द होता है जैसे और आ गया, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, इसलिए, वह आदि शब्द आते हैं। मोहन पढ़ता है और सीता लिखती है, तो ये आपका उदाहरण था। इसके आगे अपन पढ़ेंगे जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के पहला पढ़े विधानवाचक वाक्य, दूसरा पढ़े निषेध, तीसरा पढ़े संकेत, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य, पांचवा नंबर पे आता है प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मय अधिबोधक वाक्य। इसके बाद अपन सबसे पहले एक नंबर पे बात करे थे विधानवाचक वाक्य की, कि जहां वाक्य में कार्य होने का बोध होता है उसको अपन विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अपना जो विधानवाचक वाक्य है वो सरल और साधारण वाक्य होता है, अपना सकारात्मक वाक्य होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और इसका विपरीत वाक्य होता है वो आपका निषेधवाचक वाक्य है, कि जहां वाक्य में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है उसे अपन निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नहीं आ गया, ना आ गया, नहीं नहीं आ गया, नहीं तो आ गया, मत, रहने दो, बस करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आप वहां नहीं जा सकते, बस करो, बहुत हो गया, रहने दो, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़े थर्ड नंबर पे संकेतवाचक वाक्य, यह इसी का दूसरा नाम है हेतुवाचक वाक्य। जहां वाक्य में दो क्रिया होती है और दूसरी क्रिया है वो प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, उसे अपन संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पहचान की अगर अपन बात करें कि वाक्य में शर्त का बोध होता है तथा वाक्य यदि से प्रारंभ होता है, दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया पर आश्रित होती है, उसे अपन संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना उदाहरण आ गया यहाँ पर, अपना उदाहरण है कि यदि मोहन मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि समय पर वर्षा होती तो आपकी फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये अपन बात करे थे आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे, इसमें से अपन 3 पढ़ चुके, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।